Good evening everyone. Let us start the class. तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सेल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। सेल में हम लोग सेल थियरी के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। रुडॉल्फ वर्चाउ तक हम लोगों ने पढ़ा था। नहीं, मैंने बताया था सेल थ्योरी के बारे में। स्टेटमेंट स्वान एंड जो स्लाइडन थे उन्होंने जो दिया था फर्स्ट स्टेटमेंट की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है एक्चुअली में कि जो स्लाइडन एंड स्वान थे उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि सेल जो है वो आता कहाँ से है, ठीक है। सेल जो है वो आता कहाँ से है। सेल लीनियस थ्योरी हो गया था रुडोल्फ वर्चाउ। हाँ, हो गया था। सेल शेप और साइज तक हो गया था। या बिल्कुल। तो देखिए, अब हमें पढ़ना है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है सेल स्ट्रक्चर। नहीं, सेल रह गया हमारा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऐसा रह गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यही टाइप ऑफ सेल लिखते हैं, टाइप ऑफ सेल। तो अगर मैं टाइप ऑफ सेल की बात करूं तो न्यूक्लियस, एक नॉर्मल अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो एक सेल मेम्ब्रेन होता है भाई, बीच में साइटोप्लाज्म होता है एंड सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का। लेकिन न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के आधार पे सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं कि कितने अच्छे से न्यूक्लियस डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सिंपल कह सकते हैं बेस्ड ऑन organization of nucleus of nucleus based on organization of nucleus। सेल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सेल की हम बात करें तो सेल जो है भाई दो तरीके का है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो दो तरह का सेल है हमारे पास। एक जो सेल है इन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड दूसरे को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। दो तरह के हमारे पास सेल्स हो गए। एक को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं, दूसरे को हम यूकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। इस वर्ड का मीनिंग प्रिमिटिव है। प्रो, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है लेस डेवलप, कि भाई पुराना है अभी, मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में है। इसी को हम लोग लेस डेवलप की कह सकते हैं, लेस डेवलप्ड, ठीक है। एंड कैरियोटिक वर्ड जो है ये एक्चुअली कैरियन से बना हुआ है, कैरियन। एंड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, मतलब एक ऐसा सेल जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वो काफी लेस डेवलप्ड है। एंड यूकैरियोटिक कहने का मतलब होता है, यू का मतलब ट्रू होता है एंड कैरियोटिक मींस कैरी ऑन न्यूक्लियस, ट्रू कैरी ऑन और न्यूक्लियस। तो सिंपल दो तरह के हमारे पास सेल आ रहे हैं। एक ऐसे सेल है जिनका न्यूक्लियस काफी इल डेवलप है या लेस डेवलप्ड है,
वहीं पे दूसरे सेल्स क्या है जिनका न्यूक्लियस काफी ज्यादा डेवलप है। तो डेवलप और लेस डेवलप में क्या ही अंतर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेस डेवलप और मोर डेवलप में अंतर पता करेंगे। लेस डेवलप और मोर डेवलप में हम लोग अंतर पता करेंगे कि क्या क्या अंतर होता है। तो सिंपली अगर मैं ड्रॉ करूं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता कैसा है, प्रो वर्ड तो इंग्लिश का है एंड कैरी ऑन फ्रॉम लैटिन वर्ड। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। देखिए, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो एक मोर डेवलप और लेस डेवलप न्यूक्लियस में क्या ही अंतर है, देखते हैं। देखिए, सिंपल एक मोर डेवलप न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं और एक लेस डेवलप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो मोर डेवलप न्यूक्लियस में जो जिसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्रोमेटीन कहते हैं, ये क्रोमेटीन प्रॉपरली एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, एक्चुअली ये फिगर न्यूक्लियस का ही है एंड ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। मतलब ये फिगर है हमारा न्यूक्लियस का एंड न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि ये प्रॉपरली डबल मेम्ब्रेन से है। देखो, एक ये आउटर मेम्ब्रेन है बाहर वाला, ये है आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर वाला जो है वो है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। MEMB मेम्ब्रेन फॉर, ठीक है। एंड ये है जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटीन हमारा हो गया, क्रोमेटीन, ये है क्रोमेटीन। एंड क्रोमेटीन के साथ साथ अंदर और एक स्ट्रक्चर आता है, एक सेंट्रली स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर आता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस। फिर से लिख दे रहे, न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल, मतलब वैसा न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रॉपरली मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और जिसका ऐसे ही ओपन रहता है उसे हम लोग फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ फॉल्स न्यूक्लियस है, और भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि कौन कौन सा है हम लोग थोड़ा देखते हैं। मतलब इसमें क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, इसमें क्या है, लेस डेवलप्ड है। सिंपल पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस, मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस, मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस। नो, न्यूक्लियोलस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब देखिए और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज काफी छोटा होता है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। इनका भी साइज स्मॉल है लेकिन प्रोकैरियोटिक के तुलना में बड़े होते हैं, लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स।
ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहने का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, ये सारे स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड organelles membrane bound organelles हाँ, ये तो डायमेंशन हो गया, साइज इसका मिलीमीटर नहीं है, नैनोमीटर है। नैनोमीटर नहीं होगा, माइक्रोमीटर होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसका साइज ऐसा होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। हम लोगों ने देखा था साइज में माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का भी है 3 से 5 होता है। इसका अगर साइज की हम बात करेंगे तो ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर होता है। जनरली स्मॉलर भी होता है, ऐसा नहीं है, जैसे आरबीसी 7.5 माइक्रोमीटर हम लोग देखते हैं। membrane bound organelles such as endoplasmic reticulum Golgi body, plastid, etc. are found। ये सारे पाए जाते हैं। वहीं पे प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ये सारे एब्सेंट होते हैं। देखिए तो मिटाएंगे तो सिंपल न्यूक्लियस का बेसिस है हमारा क्लासिफाई करने का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। हाँ बता रहे एग्जांपल्स भी देखिए। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में और भी क्या चीजें हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स तो हो गया। अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस के जगह पे क्या रहता है कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है। अगर मान लो हम सेल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक जैसे एक बैक्टीरियल सेल हम लोग ले लेते हैं, एक बैक्टीरियल सेल ले लिए, तो ऐसा नहीं है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है एक सिंगल क्रोमोसोम के रूप में रहेगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है हमको। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से इसका क्या है, मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल पूरा सेल में फैला रहता है, नहीं। वो फिर भी एक साइटोप्लाज्म के स्पेसिफिक रीजन में ही पाया जाता है एंड इस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो नहीं पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियस सृजा हम लोग देखेंगे आगे, जो एक्चुअली जो भी सेल में फंक्शन हो रहा होता है उसको मोर और लेस न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक सेल में इस साइड पॉइंट लिख रहे हैं हम, ऊपर लिख रहे हैं कि न्यूक्लियस की जगह क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। सर यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखे हैं? मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस। हम कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड is present. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड कह रहे हैं हम लोग वो रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जहां पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या है, प्रॉपर कवरिंग होता है। लेकिन यू प्रोकैरियोटिक सेल में ये कोई कवरिंग नहीं है ऊपर से, तो फिर भी ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है कि अगर कवरिंग नहीं तो उसको पूरा साइटोप्लाज्म में हर जगह फैले रहना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्या है, वो साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफिक रीजन में ही पाया जाता है, एंड उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्रेमवर्क होता है, एक ट्यूब्स का नेटवर्क होता है सेल के अंदर, एक ऑर्गेनल के रूप में हमें पढ़ना है। मैं बताऊंगा अनन्या कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या अंतर होता है। अभी एक एक करके पॉइंट्स सारे आपके कवर हो जाएंगे, चैप्टर हम लोग कर लेंगे। तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बार बार हम लोग टर्म्स सुनते हैं, क्रोमोसोम क्या है, कभी क्रोमोसोम बोलते हैं, कभी क्रोमेटिन बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली है क्या। सर लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है ना? हाँ, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब ही क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर से कोई कवरिंग नहीं है। सर मतलब न्यूक्लियोइड। हाँ, न्यूक्लियोइड है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल सिंपल क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हम कहते हैं, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर मैं यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल की बात करूं, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है तो प्लांट सेल हो गया, एनिमल्स हो गए, एनिमल सेल, फंगल सेल हो गया, फंगल सेल, अमीबा हो गया। ये सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। बताएंगे दृष्टि पराक्सीसोम्स क्या होता है। माइक्रो बॉडीज में हम लोग कंसीडर करते हैं पराक्सीसोम्स। इतना नोट डाउन कीजिए ना इसको, सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। हम लोग आगे आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो अभी तो हम लोग बेसिकली न्यूक्लियस और टाइप ऑफ सेल कैसा होता है बस इतना ही पढ़े हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स में तो बहुत सारी चीजें आएंगी। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में साकेत यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब न्यूक्लियोइड कहने का खाली जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर से कोई कवरिंग नहीं है। न्यूक्लियस कहने का मतलब जेनेटिक मटेरियल विद प्रॉपर कवरिंग। एक और चीज रह गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जो कि दोनों में पाया जाता है, उसके ऊपर से मेम्ब्रेन कोई नहीं रहता है, एंड उस ऑर्गेनेल का मेन यूज प्रोटीन बनाने के काम आता है, एंड उस ऑर्गेनेल को हम राइबोसोम्स कहते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे राइबोसोम का कि कैसा होता है, क्या होता है। मेन चीज यहाँ जान लीजिए, साइज छोटा बड़ा होता है। साइज को वहां पे राइबोसोम के साइज को हम एस यूनिट में नापते हैं।
ठीक है, तो राइबोसोम का टाइप है, दोनों में राइबोसोम पाया जा रहा है, इसमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इनमें भी राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स कहने का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स की हम बात करें तो राइबोसोम्स टाइप 70S टाइप का पाया जाता है और इनमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब ये S क्या है, ये हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अभी बस इतना समझिए, एक का राइबोसोम छोटा, एक का सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। नेट प्रॉब्लम सर। क्या हुआ, क्या नेट प्रॉब्लम है साकेत? अब आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, देखिए आयुष यस सर अब आ रहा है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो एक हम लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ना भी है, उन्हें हम लोग मेसोसोम्स कहते हैं, तो मेसोसोम्स में लोकेटेड होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सारी चीजों को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स को कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड बेसिकली हमको सेल का स्ट्रक्चर देखना है कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो एक जनरल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, तो मिटाते हैं सबको। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। सबसे पहले हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी भाई? तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में दो चीजें आती हैं। देखिए अगर मैं सबसे पहला स्ट्रक्चर की बात करूं तो बाहर से कवरिंग होता है जिसे हम लोग सेल बाउंड्रीज कहते हैं, सेल बाउंड्रीज। फिर दूसरा है स्ट्रक्चर जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। दो ही स्ट्रक्चर हमको, न्यूक्लियस तो नहीं नजर आ रहा है, न्यूक्लियस है नहीं, साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, रीजन बटे होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब देखिए सेल बाउंड्री में हम लोग बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं। मान लो हम सेल एक ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक टिपिकल हम लोग सेल ड्रॉ करते हैं। ये इसका इंटरनल बाउंड्री है, ठीक है, ये इसका इंटरनल बाउंड्री है, एंड इस बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सर ये सेल है। हाँ ये सेल है, बैक्टीरियल पर सेल है। सेल का स्ट्रक्चर तो सर हनी बी के
नहीं नहीं, वो तो डेड सेल था ना। अब तो उसको तो बड़ा करके जब देखेंगे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप का सेल है ना। अच्छा। देखिए, इसके ऊपर से एक और लेयर प्रेजेंट है। अब यही सेल जो है समझो एक मोटा लेयर ऊपर से डिपॉजिट करता है, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, एक ऊपर से मोटा लेयर डिपॉजिट किया, एंड ये स्ट्रक्चर को हम लोग सेल वॉल कहेंगे। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा सेल वॉल हो गया। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में 3 बाउंड्री हमको नजर आता है। सबसे बाहर की ओर जो है एक मोटा बाउंड्री है जो लेयर्स के फॉर्म में, अगर हम लोग देखेंगे, समझिए ऐसे, ये 2 फॉर्म में पाया जा सकता है। लेयर्स के फॉर्म में ऐसे, ठीक है, ऐसे ये लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है, या फिर एक मोटे स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, एक टफ स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग कुछ ऐसा टफ स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। देखिए, अब सिंपली ये हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है या सेल बाउंड्री है, वो 3 तरीके से प्रेजेंट होता है। सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग चीजों से बना होता है। अब देखिए, मैं अगर सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल है, उसके ऊपर एक टफ लेयर प्रेजेंट होता है, एंड इस टफ लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से हम जानते हैं। मतलब ब्राउन वाला हमारा क्या हो गया, सेल वॉल है, एंड उसके ऊपर से ये ब्लू रंग का जो कवरिंग है, इसे हम लोग टफ लेयर कहते हैं, या इसी को हम ग्लाइकोकैलिक्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं एक ही सेल में मैंने दिखा दिया है कि एक्चुअली ये प्रेजेंट कैसे है। वो मोटा एक टफ लेयर के भी रूप में रह सकता है, एंड वो पतले एक शीट के भी रूप में रह सकता है। तो ये जो सबसे ऊपर का लेयर है हमारे पास, इस लेयर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अगर समझो एक सेल में ऐसा मैंने कंबाइंड दिखाया है, एक तरफ मैंने दिखा दिया वो शीट के फॉर्म में, एक तरफ मोटा टफ लेयर के फॉर्म में। ये शीट वाले फॉर्म को हम स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर, ये लूज शीट के फॉर्म में है। लूज शीट, शीट मतलब लेयर होता है, लूज शीट के फॉर्म में। नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड ये वाला जो है ये हार्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल, ये टफ है, टफ। एंड ये दोनों एक्चुअली है क्या, तो ये दोनों एक्चुअली है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरिया को लेते हो, क्योंकि 95% प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया ही होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में मेजर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यहाँ हम लोग देख रहे हैं, एंड बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं हमारे पास। तो सबसे पहले सेल बाउंड्रीज हम लोगों ने देखा। सबसे बाहर की तरफ है ग्लाइकोकैलिक्स, जो 2 फॉर्म में रह सकता है। अगर वो लूज शीट के फॉर्म में रहता है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर वो टफ कवरिंग के रूप में रहता है, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। मैंने एक ही फिगर में दोनों दिखाया। ये मत समझिएगा कि एक बैक्टीरिया सेल में आधा टाइप क्या होता है, स्लाइम लेयर के फॉर्म में रहता है, आधा जो है वो टफ के फॉर्म में। एक बैक्टीरिया में यही पूरा क्या होता है, या तो टफ के फॉर्म में रहेगा या तो वो स्लाइम लेयर के फॉर्म में रहेगा। तो यही चीज होता है, मैंने एक ही में कंबाइन करके दिखा दिया है।
अब आप देखो सबसे बाहर का बाउंड्री क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल, और सबसे अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया के सेल में क्या है, 3 स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, मतलब सेल कवरिंग जो है, सेल कवरिंग है वो 3 फॉर्म में है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या है सेल वॉल, एंड लास्टली क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल बाउंड्रीज हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से भाई, तो सबसे पहला सेल बाउंड्री हमारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, बाहर से अंदर आ रहे हैं हम लोग, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स की हम बात करें तो 2 फॉर्म में हो सकता है, कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, एक हमारा क्या हो गया कैप्सूल, और दूसरा क्या हो गया भाई स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, ठीक है, 2 फॉर्म में। सेकंड स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। सेल वॉल बैक्टीरिया का, नॉर्मल प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो तो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन पिछले बता रहे सारे स्ट्रक्चर्स बता रहे, देखिए सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं तो सेल वॉल प्लांट में तो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, जो कि प्रोटीन और ग्लूकोज का एक तरीके से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कंबाइंड फॉर्म होता है जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। तो याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एंड लास्टली सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन का जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो सेम होता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये बना होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, प्लस प्रोटीन से। तो हमारे पास 3 कवरिंग हो गया। हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, बाहर से सेल बाउंड्री है, ये क्लियर हुआ सबको। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल, एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन। तो 3 हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक है सेल, एक है सबसे बाहर की तरफ क्या भाई, तो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, एंड ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो 3 हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर की ओर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, एंड सबसे अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में रह सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में या फिर स्लाइम लेयर के फॉर्म में। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। पेप्टिडोग्लाइकन, समीर, Yes. पेप्टिडोग्लाइकन, Yes, sir. PEPTIDOGLYCAN, ठीक है। सर चलिए, इसका जो फिगर आपने बताया है वो ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में। हाँ अभी हम फाइनल, अभी इसमें ऐड करेंगे और तो फाइनल फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। सर फिगर तो ड्रॉ कर लिए। अच्छा कोई बात नहीं, उसी में ऐड कर लीजिएगा। सर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कब पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेनली हम लोग को पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल जब पढ़ेंगे लास्ट में। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यूकैरियोटिक में लास्ट में देखेंगे, वहाँ क्रोमोसोम वगैरह है। एक सेल प्रोसेस भी 2 हमें पढ़ना है, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए हो गया यहाँ तक। बताए तो समीर, पेप्टिडोग्लाइकन, PEPTIDOGLYCAN, मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। सर सारे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यही रहता है? हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे कि हम लोग माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है।
रफली यही होता है। चलिए मिटा रहे इसको। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया सेल बाउंड्रीज को। दूसरे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में इसके क्या क्या चीजें हमको नजर आ रही होंगी? ठीक है, सेल बाउंड्रीज तो हमने पढ़ लिया। अब इसके साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या है। सबसे पहले इसका सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बनाता है। ठीक है, ये इनफोल्डिंग्स है जिन्हें हम मेसोजोम्स के नाम से जानते हैं, मेसोजोम्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाता है, इसको इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये इनफोल्डिंग काम क्या करता है भाई? तो अगर मैं इसके काम की बात करूं तो काम इसका वही होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मतलब ये भी हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में ये हेल्प कर रहा होता है। पेप्टिडोग्लाइकन समीर, इट इज अ complex structure made up of glucose as well as protein। अब देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है। दो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जो कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो नहीं पाया जाता है। तो दो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि पाए जाते हैं। सबसे पहला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। मतलब ये है गैस वैक्यूल, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। एंड गैस वैक्यूल का फायदा क्या है भाई? ये है गैस वैक्यूल। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? तो बैक्टीरिया पानी में रहता है एंड पानी में उसको वो हल्का बनाता है। हल्का कैसे बनाएगा? एयर भर जाएगा। देखते हो तुम बोट कोई भी रहता है रबड़ वाला या एयर वाला जिसमें एयर भरते, तो एयर का फायदा क्या होता है? एयर उसको हल्का बनाता है, बायंसी प्रोवाइड करता है। हम लोग सिंपल कह सकते हैं प्रोवाइड बायोन्सी, प्रोवाइड बायोन्सी, बायोन्सी इन वाटर, इन वाटर। मतलब एक्सेप्शन है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो यही पढ़ा कि जो भी सेल है हमारे पास प्रोकैरियोटिक, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास दो एक्सेप्शंस है। एक हो गया गैस वैक्यूल जो मेम्ब्रेन बाउंड होने के बावजूद प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। दूसरा, अगर मान लो ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है या ये बैक्टीरिया है, सिंपल समझना, अगर ये फोटोसिंथेटिक हो गया तो इसमें कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एंड इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है एंड इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं, क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। तो ये किस में पाया जाएगा? जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होगा। तो याद रखना है हमको, तो गैस वैक्यूल में क्या लिखे हैं? प्रोवाइड बायोन्सी, BUOYANCY, बायोन्सी। बायोन्सी कहते हैं, आप पढ़ोगे 9th में हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है ग्रेविटेशन के अंदर, तो वहां है कि जो बायोन्सी मतलब होता है तैरने की क्षमता, एक तरीके से उसको तैरने में मदद करेगा, फ्लोट करने में मदद करेगा। बायोन्सी की स्पेलिंग? मैं टाइप कर दे रहा हूँ। देख लीजिएगा, चैट में टाइप कर दिए।
सर फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स प्रोकैरियोटिक में ही होता है ना? हाँ, यही इन्हीं को क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ये क्या पाया जाता है? फाउंड इन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमारे पास पाए गए हैं, ठीक है, जो कि ऐसे नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये है स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, एंड ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक में पाए जा रहे हैं। दो है, गैस वैक्यूल एंड क्रोमेटोफोर्स, याद रखना है हमें। देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कुछ टाइनी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। एंड राइबोसोम्स का हम लोगों ने टाइप देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है वो एक्चुअली 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, छोटा राइबोसोम होता है। एंड इसके सेंट्रल स्ट्रक्चर पे इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है। एंड ये जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअली, इसको हम ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, एंड इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। जहां पे क्रोमोसोम पाया जाता है, इस रीजन को हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया में कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जो उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो उसके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होके बाहर की ओर निकला रहता है। एंड कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो उसको हेल्प करते हैं कि, एंड इन स्ट्रक्चर को हम फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम फ्लैजिला कहते हैं, जो किस चीज में मदद कर रहा है? लोकोमोशन में, हेल्प इन लोकोमोशन, 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 ये है फ्लैजिला। जस्ट लाइक टेल, यस अंशु, आशु। सर फ्लैगेला कहाँ टेल होता है? लाइक है। फ्लैजिला सेल के आउटर सरफेस पे पाया जाता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है किसी सेल में सर एक ही फ्लैजिला हो सकता है, एक से ज्यादा फ्लैजिला हो। हाँ, सर इसको फ्लैजुलम भी कहते हैं। सिंगुलर को फ्लैजिलम बोलते हैं, एक से ज्यादा को फ्लैजिला बोलते हैं। तो सर इसमें सिंगल होता है या एक से ज्यादा होता है? ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी, एक भी पाया जा सकता है, एक से ज्यादा भी पाया जा सकता है। सर फ्लैजिला में लिखा है हेल्प इन लोकोमोशन। हाँ, लोकोमोशन, मूव करने में हेल्प कर रहा है। सर फ्लैगेला का शेप कैसा होता है? हेयर लाइक, जैसे हमारा हेयर लाइक होता है वैसा ही, जैसे हमारा हेयर होता है। अनन्या, फ्लैजिला इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया क्या? एक प्रोकैरियोटिक सेल का। सारे लोग लिख लिए? सर पैरामीशियम में जो सीलिया होता है सर। फ्लैजिला होता है? हाँ, Yes, वो sir. वो ठीक है। पैरामीशियम Yes, sir. यूकैरियोटिक सेल है, उनमें थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाए। देखो, फ्लैजिला नंबर में कम होता है, साइज में बड़ा होता है, ठीक है, मतलब कम कम पाया जाएगा लेकिन बड़ा बड़ा, हम कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे सीलिया क्या होता है? नंबर में बहुत
ज्यादा होता है एंड फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, वो हमारे पैरामीशियम में पाया जाता है और पैरामीशियम यूकैरियोटिक है। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए अब देखिए, अब हमें जो पढ़ना है एक्चुअली वो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यहीं से हम लोगों का ज्यादा नहीं पढ़ना था, हमें क्लास 11th में अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन 9th में बस इतना ही जानना था हमको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मेजर अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमें जानना है एंड यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है और उनका क्या क्या रोल है बॉडी सेल के अंदर, ये चीज हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अब हमें स्ट्रक्चर देखना है यूकैरियोटिक का। तो टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सर यूकैरियोटिक में वो क्या लिखे हैं? EU. EU, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कौन कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट है। देखिए, सबसे पहले सबसे बाहर इसमें भी सेल बाउंड्री है, सेल बाउंड्रीज। अगर हम सेल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। अब देखिए, मेनली हमको मान के चलिए इतना ही पढ़ना है। हमको पहले सेल बाउंड्रीज को देखना है, एक एक करके हम देखेंगे, फिर हमें साइटोप्लाज्म को देखना है एंड लास्टली हमें न्यूक्लियस को देखना है। अगर मैं सेल बाउंड्रीज की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास हो जाता है सब, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में बाहर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है, तो सबसे बाहर स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल वॉल होता है। ये हमें पढ़ना है एज अ स्ट्रक्चर। फिर हमको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन को एंड इसके एक मॉडल है जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं, इसको हमको पढ़ना है। अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं। एक जो चीज है वो उसका लिक्विड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर वो हो गया जो उसका लिक्विड स्ट्रक्चर हो गया एंड उस लिक्विड मैट्रिक्स में क्या होता है, थिन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड इस चीज को लिक्विड वाले कंपोनेंट को हम लोग साइटोसोल कह सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म का सॉल्वेंट वाला पार्ट हो गया, एक तरीके से समझना। सर सॉल्वेंट मींस? सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं जानते, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिलके बनाते हैं, मतलब जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो घुलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड वाला पोर्शन है जिसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं उनको हम साइटोसोल कहते हैं। तो पहला पार्ट है साइटोप्लाज्म का जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम लोग साइटोसोल के नाम से जानते हैं। दूसरा उसका सॉलिड पार्ट हो गया, ठीक है, सॉलिड पार्ट हो गया। तो सॉलिड पार्ट को हम ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म। ये इसका सॉलिड पार्ट हो गया, इसका सॉलिड पार्ट हो गया। मतलब दो चीज हो गया साइटोप्लाज्म में, एक लिक्विड वाला पार्ट है, दूसरा सॉलिड वाला पार्ट है। इसको लिक्विड ही लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। एक उसका लिक्विड वाला पार्ट है भाई, एक उसका सॉलिड वाला पार्ट है। ये लिक्विड पार्ट है एंड दूसरा सॉलिड पार्ट है। लिक्विड पार्ट को हमने क्या बोला,
साइटोसोल, एंड सॉलिड पार्ट को हमें क्या बोला, ट्रोफोप्लाज्म। ये हमारा लिक्विड पार्ट हो गया, ये हमारा सॉलिड पार्ट हो गया। अब क्या ये हम कह सकते हैं कि जो ट्रोफोप्लाज्म में जो सॉलिड वाला पार्ट है वो दो तरीके का हो सकता है, एक नॉन लिविंग हो सकता है, दूसरा लिविंग हो सकता है। मतलब एक नॉन लिविंग पार्ट है, दूसरा लिविंग पार्ट है। तो इसमें दो पार्ट्स निकल के आ रहे हैं। एक पार्ट हमारा क्या हो गया, नॉन लिविंग या लिविंग हम कह सकते हैं। एक पार्ट हमारे पास क्या हो गया, लिविंग हो गया। दूसरा पार्ट हमारे पास हो गया नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग वाला पार्ट है इसे हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। ड्यूटोप्लाज्म, ये नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स इन्हें हम लोग बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, सर नॉन साइटोप्लाज्म लिविंग का पहला पार्ट क्या लिखे हैं? साइटोसोल। साइटोसोल, ओके सर। हाँ, CYTOSOL, ये नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन हो गया। सेल इंक्लूजन, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ड्यूटोप्लाज्म हो गया, नॉन लिविंग पार्ट है। एंड एक जो पार्ट हो गया जो लिविंग पार्ट है, इसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, ये लिविंग पार्ट हो गया भाई। ये लिविंग पार्ट हो गया। तो साइटोप्लाज्म में दो रीजंस है, एक लिक्विड वाला पार्ट जिसे साइटोसोल कहते हैं, दूसरा क्या हो गया, सॉलिड वाला पार्ट जिसे हम लोग ट्रोफोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सिंपल देखिएगा आप, ट्रोफोप्लाज्म जो है हमारे पास, ये ट्रोफोप्लाज्म दो तरह का हो सकता है, एक लिविंग हो सकता है, दूसरा नॉन लिविंग हो सकता है। एक मिनट लिखिए तो इतना। सर ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूं, हाँ बोलिए। सर बुक में कुछ और नए साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजी। सर वो कौन थे? हाँ, पुरकिंजी और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुरकिंजी एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किए थे, एंड साथ ही साथ रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस के डिस्कवर है। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है इसे हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला जो ऑर्गेनेल है वो है, हम कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ना है, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ना है। फिर हमें लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ना है, लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमें वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वैक्यूल हो गया। फिर क्या है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर हमें, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर हमें प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम कह सकते हैं हमें और कौन से ऑर्गेनेल्स हो गए, तो हमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे, सॉरी ऊपर लिखते हैं, हमें राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है।
और हम स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे राइबोसोम के बाद से सीलिया और फ्लैजिला को देखना है, थोड़ा सा फ्लैजिला, एंड लास्टली एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग माइक्रो बॉडीज कहते हैं। इतने सारे हमको सेल ऑर्गेनेल को पढ़ना है, ठीक है, इतने सारे सेल ऑर्गेनेल को हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, फिर हमारा लाइजोसोम्स हो गया, फिर वैक्यूल्स हो गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स है, माइक्रो बॉडीज हो गया, फिर राइबोसोम्स हो गए, एंड लास्टली सीलिया एंड फ्लैजिला हो गया। इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सेल ऑर्गेनेल्स इतने सारे हैं, एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे। अगर मैं नॉन लिविंग पार्ट की बात करूं तो नॉन लिविंग पार्ट में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी? ड्यूटोप्लाज्म इज नॉन लिविंग पार्ट। अली, जो नॉन लिविंग पार्ट है, नॉन लिविंग, अब वही मैं पूछ भी रहा हूँ, नॉन लिविंग पार्ट में कौन कौन सा चीज प्रेजेंट होगा? तो सबसे पहला नॉन लिविंग पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा? फूड। फूड इसी में ना जाएगा, अब सेल ऑर्गेनल के अंदर थोड़ी ना प्रेजेंट होगा, तो फूड ड्यूटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है? तो फूड के साथ साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इसी के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वो ड्यूटोप्लाज्म में आ गया। फिर क्या है भाई? तो कुछ कलरिंग मैटर, सिक्रेटरी प्रोडक्ट, सिक्रेटरी प्रोडक्ट, सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो है वो ड्यूटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, या इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर तो साइटोसोल में चला गया, वाटर साइटोसोल सॉलिड पार्ट नहीं ना, लिक्विड पार्ट है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा हो गया किसका? यूकैरियोटिक सेल का, जिसका 3 पार्ट है, सेल बाउंड्रीज, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हमें पढ़ना है। फिर पढ़ना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बेसिकली हम साइटोसोल नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रोफोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। एंड लास्टली हमको न्यूक्लियस के बारे में जानना है, विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। नॉन लिविंग होता है, लिविंग होता है? नॉन लिविंग। लास्टली हमको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये है स्ट्रक्चर हमारा किस चीज का? यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक एक करके हमको सबको पढ़ना है। सबसे पहले हम सेल बाउंड्री में सेल वॉल पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ेंगे क्या क्या, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर हम आ गए साइटोसोल हटाओ, सेल ऑर्गेनेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजिला और लास्ट में माइक्रोबॉडीज। इतना चीजों को हमें पढ़ना है। एंड इसके बाद से हम सीधे न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो है, फूड को क्या देखेंगे, वो सब चीजें ड्यूटोप्लाज्म में आ गई। हाँ, सेल मेम्ब्रेन में ही ऑस्मोसिस आ जाएगा समीर, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां ऑस्मोसिस देखेंगे। चलिए हो गया, नोट कर लिए इसको? यस सर। यस सर। सिक्रेटरी प्रोडक्ट में sir. अनुजा ऐसे हो सकता है, कुछ कलरिंग मैटर हो सकता है, कोई नेक्टर हो सकता है, ये सारे सिक्रेटरी प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ हार्मोन्स हो सकता है। चलिए सबसे पहला अब हम लोगों को देखना है, वो पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम डालेंगे सेल वॉल, सेल
वॉल। पहला स्ट्रक्चर हम लिखेंगे सेल वॉल के बारे में। देखिए, अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो सिंपली सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन लिविंग होने के साथ ही लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है रिजिड होगा। लेकिन ये सेल वॉल अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो एनिमल में ही नहीं होता है। एनिमल को छोड़ के ये सब में पाया जाता है। मतलब ऐसा तो हमें लगता था कि खाली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। लेकिन एक्चुअली अभी हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ये सेल वॉल जो है ये फंगस में भी पाया जाता है। हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ये सेल वॉल जो है वो एल्गी में भी पाया जाता है। इवन ये सेल वॉल बहुत जगह पाया जाता है। एनिमल सेल को छोड़ के ही मेनली हम कह सकते हैं कि ये सेल वॉल हर जगह पाया जाता है। लेकिन सेल वॉल तो पाया जाता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सबका अलग अलग होता है। प्लांट में ये सेलुलोज और पेक्टिन का मेनली बना होता है। फंगस में ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जिसको हम काइटिन कहते हैं, इसका बना होता है। मतलब भले ही ये सेल वॉल सब में पाया जा रहा है, लेकिन सब में ये अलग अलग स्ट्रक्चर से, अलग अलग सब्सटेंसेस से बना होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ नॉन लिविंग। सर हाँ बोलिए। क्या हमें राइबोसोम्स के बारे में नहीं पढ़ना? किसके बारे में? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो पढ़ना है। सर तो वो सेल ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा? तो लिखे नहीं थे हम, आप देखिए लिखे थे, आप देखिए फिर से। अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर forms the outer covering of forms सर लाइसोसोम लिखे हैं, राइबोसोम नहीं लिखे हैं। लिखे हैं, देखिए ऊपर में लिखे हैं। मिला, फ्लैजिला के बगल में लिखे थे। आपका छूट गया होगा, लिखे थे, हमको याद है। फॉर द, आपका छूट गया तो ऊपर लिख लीजिएगा राइबोसोम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, किसमें किसमें पाया जाएगा? ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है भाई। बैक्टीरिया के केस में ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में एक और ऊपर से आउटर लेयर रहता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। लेकिन उसको छोड़ के क्या है, ये सब में आउटर मेम्ब्रेन का काम करता है, आउटर स्ट्रक्चर का काम करता है। बैक्टीरिया के साथ साथ ये फंजाई में भी पाया जाता है, या फंगस में भी पाया जाता है हम कह सकते हैं। ये एल्गी में भी पाया जाता है, एंड प्लांट्स, ठीक है, ये प्लांट्स पे पाया जा रहा है। लेकिन ये सब में पाया जा रहा है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग का फायदा क्या होगा भाई? तो फायदा होगा ये क्या करेगा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मतलब उसको डैमेज होने से बचाएगा, साथ ही साथ उसको एक प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन सब में तो ये पाया गया, लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस का पाया जाता है। जैसे कि हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया का नाम लिखा है। तो बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन मतलब पॉलीसेकेराइड शुगर्स को बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। पॉलीसेकेराइड का स्पेलिंग क्या है? POLYSACC
HARIDE पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन का यूनिट होता है। ये बैक्टीरिया में बना हुआ है। वहीं पे अगर मान लो हम बैक्टीरिया के बाद से फंगस की बात करें कि फंगस में ये क्या चीज का बना होता है, सेल वॉल, तो फंजाई के केस में ये हमको देखने को मिल रहा है किस चीज का, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे वो काइटिन बोलते हैं, CHITIN, काइटिन। इसके बाद से क्या है भाई, इसके बाद से हमारा एल्गी। एल्गी प्रिमिटिव प्लांट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट में इसको कंसीडर करते हैं हम लोग, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होता है। तो एल्गी की हम बात करें तो एल्गी में ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज के साथ ये गैलेक्टन्स का बना होता है, गैलेक्टन्स, मैनन्स, ये सारे शुगर्स का नाम है, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, एंड है वो मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे कि हमारा मार्बल बना होता है, जिससे हमारा अंडा का जो छिलका है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। सर पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर और साथ साथ प्रोटीन, दोनों मिक्सचर है। सर पॉलीसेकोराइड में डबल सी है। हाँ डबल सी है, सैको नहीं है, डबल CHA है, ए सैकराइड बोलते हैं। पॉलीसेकोराइड। हाँ लास्टली क्या है भाई, प्लांट्स। प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स में मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टीन का बना होता है। हम कह सकते हैं सिंपल सेलुलोज प्लस पेक्टीन लिख सकते हैं, सिंपल सेलुलोज प्लस पेक्टीन, इस चीज का सेल वॉल बना होता है। तो देखिए भले ही सेल वॉल सब में पाया जा रहा है, चौक इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये भले ही ये क्या है सेल वॉल सब में पाया जा रहा है, लेकिन सेल वॉल सब में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का बना होता है, ऐसा नहीं कि सिमिलर सब्सटेंसेस का बना होता है। इसी बेसिस पे ये सारे चीजों को ना पहले पहले जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो इनिशियली देखेंगे कि जितने भी किंगडम्स थे तो दो ही किंगडम को डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक किंगडम हमारा था एनिमल किंगडम, दूसरा था प्लांट किंगडम। तो इसी कारण से सेल वॉल होने के कारण से बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्लांट सबको प्लांट में डाल दिया गया। जबकि फंजाई जो होता है वो पूरा का पूरा हेटेरोट्रॉफ दिखाता है, वो ऑटोट्रॉफ है ही नहीं, तो प्लांट में कैसे रख सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे एमिनो एसिड प्रोटीन का यूनिट होता है, पेक्टीन भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल है जो प्रेजेंट होता है। अनुजा, आशु, एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड प्रोटीन, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज में फाइनली टूटता है, तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो एमिनो एसिड में टूटेगा। सर किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मतलब किस किस चीजों से बना रहता है वो सब नोट करना जरूरी है? हाँ पेक्टिन क्या होता है? पेक्टीन सर भी एक बायोमोलिक्यूल है। सर सेलुलोज क्या होता है? ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जानते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि सिंपल समझो, सुक्रोज हम लोग जो शुगर है वो खाते हैं वो सुक्रोज होता है, ग्लूकोन डी जो पीते हो ग्लूकोज होता है। प्लांट में जो शुगर होता है, जैसे हनी में जो शुगर है तुम खाते हो वो मीठा है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, सबसे ज्यादा मीठा फ्रुक्टोज होता है जो कि हनी में पाया जाता है। इसलिए देखना हनी खाओगे, एक चम्मच भी खाओगे तो मुंह बहुत मीठा हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्वीटेस्ट शुगर फ्रुक्टोज होता है। अब देखिए इसके बाद से लास्ट थोड़ा सा बता दे रहे, लास्ट ही पॉइंट है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं कि फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन क्या क्या होगा भाई? सबसे पहला फंक्शन होगा कि प्रोवाइड डेफिनेट शेप, क्योंकि हार्ड है ना, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, डेफिनेट शेप टू द सेल, शेप टू द सेल, ठीक है।
प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो प्रोटेक्शन देगा, प्रोवाइड, हाँ, सेल में प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल वॉल जो होता है हाईली परमिएबल, देखो मरा हुआ है, डेड है, तो डेड होने के कारण कोई चेक पॉइंट्स नहीं है, मतलब कि अगर समझो तुम्हारे यहाँ गेट है, गेट खुला हुआ है, तो कोई भी आ जा सकता है, अनलेस कोई लिविंग स्ट्रक्चर वहां प्रेजेंट ना हो, मतलब कोई दरबान गार्ड होगा तभी तो उसको आने जाने से रोक सकता है। मतलब सेल वॉल हाईली परमिएबल होता है, जिसके कारण से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि बाहर, अब समझो कि बाहर से कोई तुमको पत्थर फेंक रहा है घर पे तुम्हारे, तो दीवार है तब तो रुक जा रहा है ना, दीवार हटा देंगे तो क्या होगा, तुमको चोट लग जाएगा। तो वही दीवार का काम क्या कर रहा है, सेल वॉल कर रहा है। ये बेसिकली यही 3 फंक्शन हमें पढ़ना है। सर ये सेमी परमिएबल नहीं है? नहीं नहीं, ये हाईली परमिएबल है, ये सबके लिए है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है कि इसको आने देगा इसको नहीं आने देगा, ये सबके लिए परमिएबल है। तो यहां तक हम लोगों का सेल वॉल कंप्लीट हुआ, एंड पहला हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेल मेम्ब्रेन से पढ़ेंगे। एक बार मैंने बताया अनन्या कि एक्चुअली वो प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, बताया ना अभी कि आपके घर में दीवार है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो सेल में अगर सेल मेम्ब्रेन खाली रहे, बाहर से रिजिड वॉल नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा शॉक लगेगा, उसको ज्यादा डैमेज होगा। सेलुलोज के बाद एल्गी में गैलेक्टन्स लिखे है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, GALACTANS, गैलेक्टन्स, मैनन्स, MANNANS, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सर वो भी कार्बोहाइड्रेट है, मैनन? हाँ, तीनों सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। हो गया, चलिए यहीं एंड कर रहे हैं, अभी आपका इंग्लिश का क्लास होगा 4:30 से। तो यहाँ तक कंप्लीट हमारा हो गया है, नेक्स्ट क्लास से सेल मेम्ब्रेन से पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन।